This call is now being recorded. गुड इवनिंग बच्चे। बच्चा जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म हो गया था, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा नया चैप्टर है वो क्या है, वो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे दो चर रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है। ओके, तो बच्चे ये इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्या करते हैं, किस तरह से उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं, या फिर हमें किस तरह से उनको हल करना होता है, और कुछ भी अलग से इस वाले चैप्टर में हमको नहीं करना है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि टॉपिक का नाम क्या है, या फिर ये आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे समीकरण से। समीकरण से आपको याद आया होगा कि सेकेंड चैप्टर में हमने दो चीजें पढ़ी थी। पहला हमने क्या पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, दूसरा हमने क्या बात करी थी, समीकरण क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है बच्चा, अगर किसी व्यंजक में, व्यंजक का मतलब जिसमें पद होते हैं, चर होते हैं, या फिर आप कह लो पद और जो प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं, वो आता है तो उसको क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब सेम अगर हम बात करें कि एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर भी आ रहा है, अचर भी आ रहा है, संक्रिया भी आ रही है, तो इस तरह के व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर का मतलब आप सब समझते हो, एक्स वाई जेड, जिसका मान हमें पता ना हो, जिसका मान स्थिर ना हो, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मान ले सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा चर कहलाता है। अचर इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, मीन जिसका मान स्थिर हो, जैसे संख्या 1 2 3 4, अभी जहां भी 4 लिखा होगा उसका मतलब 4 ही होगा, कुछ भी अलग क्वेश्चन आने से 4 का मतलब नहीं बदल जाता। ठीक है, तो क्या रहेगा, वो 4 ही रहेगा। अभी देखते हैं बच्चे, अभी आगे बात करेंगे कि किसकी, कि हमें संक्रिया का मतलब पता है, प्लस माइनस और भाग और गुणा। ठीक है, तो अब बच्चे अगर हमारा बीजीय व्यंजक में जो चर आ रहा है उसकी घात क्या हो, उसकी घात 1 हो, ठीक, सॉरी, उसकी घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब समझ रहे हो, 0 1 2 3 बटे में ना हो, रूट में ना हो, माइनस में ना हो। जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, जो धनात्मक संख्याएं होती है, 0 1 2 3 4, अगर चर की घात आपकी ऐसी होती है कि चर आ रहा है, चर आ रहा है, चर की घात क्या है, धनात्मक है, और 0 1 2 3 4 ये जो पूर्ण संख्याएं होती है वो है, तो हम इसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इसको हम बहुपद कहते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको कहीं भी बराबर का चिन्ह इस तरह से कुछ भी नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा, चर दिखेगा, अचर दिखेगा, संक्रिया दिखेगी, और चर की घात क्या होगी, चर की घात पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4। ओके, अब दूसरा इसमें आता है कि अगर हम दो बहुपदों को क्या करते हैं, बराबर के चिन्ह से जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर हम दो बहुपदों को, ये देखो अलग बहुपद है, ये अलग बहुपद है, हम क्या करते हैं, बराबर के चिन्ह से जोड़ देते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं समीकरण। ठीक है, क्या नाम देते हैं, समीकरण। इक्वेशन से आप समझ सकते हो, इसका इंग्लिश का जो अर्थ होता है, या इंग्लिश में जिसे इसे जो कहते हैं, वो बिल्कुल ही इसी के मीनिंग के जैसे हो जाता है। जैसे बराबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वल, और समीकरण को क्या कहते हैं, इक्वेशन। मींस इक्वल और इक्वेशन मिलता जुलता सा शब्द है, तो इक्वल होता है तो वो से हम क्या कहते हैं, इक्वल का साइन जहां भी प्रेजेंट होता है उसको हम इक्वेशन के नाम से ही जानते हैं। तो बच्चा जब भी आपसे ये पूछा जाए कि दिया गया जो भी व्यंजक है, या फिर जो भी आपको दिया गया है, ये पूछा जाए कि ये समीकरण है या नहीं है, तो हमको क्या देखना होता है, हमको बराबर का चिन्ह देखना होता है। अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो वो क्या होगा, तो वो आपका समीकरण होगा। अगर हमारा
बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है तो फिर वो समीकरण नहीं ही होगा। ओके, अब समीकरण में हमको एक दो चीजें और पता होनी चाहिए। जैसे क्या पता होना चाहिए कि जो बराबर का चिन्ह होता है उसके हिसाब से उसके जो आपका लेफ्ट साइड वाला होता है, जो दाएं तरफ वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड के तरफ। ठीक है, और जो बराबर के दूसरे तरफ होता है, राइट साइड होता है, उसको क्या कहते हैं, हम राइट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बराबर की दो दो साइड होती हैं जो कि बराबर के चिन्ह से ही देखी जाती हैं। जो बराबर के लेफ्ट में होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, जो राइट में होगा वो उसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड कहते हैं। ओके, इतनी सी बात हम ध्यान रखेंगे। अभी मैं आपको छोटा सा एक दो क्वेश्चन देती हूँ जिसमें आप मुझे पहचान के बताएंगे कि कौन सा समीकरण है और कौन सा नहीं है। एक दो ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, सिंपल सा टॉपिक था। मान लो लिखा हुआ है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 4y। और नेक्स्ट लिखा हुआ है 4y इज इक्वल टू 5। अभी आपको इसमें से ये बताना है कि कौन कौन सा समीकरण है। ठीक है, अभी जो नहीं बताओगे वो ऑफकोर्स नहीं होएगा, तो है या नहीं है ये आपको बताना है। चलो ट्राई करो जल्दी से बच्चे, सिंपल सा टॉपिक है। हमने अभी देखा कि समीकरण हम किसे कहते हैं, वही हमको देखेंगे। अगर कोई डाउट आ रहा है तो अभी भी पूछ सकते हो, वरना इनका आंसर करेंगे। ए है मैम। बच्चे एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। लो बच्चा, ओके, आप लोग मैसेज में जल्दी से लिख दो बच्चे। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इनमें से सिर्फ एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बस आपको क्योंकि हाँ या ना में आंसर देना, बहुविकल्पीय नहीं है कि एक ही सही होगा। ओके ओके, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर करो। ओके, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड बच्चा। सी क्यों होएगा, देखो अभी मैंने क्या बताया था कि समीकरण का क्या मतलब होता है। समीकरण या इक्वेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो वो समीकरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, मेन आपकी पहचान ही यही है समीकरण की कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो किसमें दिख रहा है बराबर का चिन्ह, इसमें दिख रहा है ना। तो देखो ये वाला जो व्यंजक था या ये वाला जो आपका क्या था बहुपद था, दोनों बराबर के चिन्ह से जुड़े हुए हैं, तो ऑफकोर्स ये समीकरण होएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो हमें इससे मतलब नहीं है कि दोनों साइड एक्स लिखा है, वाई लिखा है, चर लिखा है, चर लिखा है, नहीं। हमको समीकरण में सिर्फ क्या देखना है कि बराबर का चिन्ह आ रहा है तो समीकरण है। ठीक है, लेकिन अगर बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है तो समीकरण नहीं। तो वेरी गुड, आप लोगों ने सही आंसर दिया। ए और बी जो है आपका वो समीकरण है और जो सी है वो समीकरण नहीं होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अगर हम समीकरण के प्रकार की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार में बांटे जा सकते हैं, वो भी किसके आधार पर, घात के आधार पर। घात आप सबको पता है, जैसे x की पावर 5, ये जो घात होती है, चर की घात होती है, उसके आधार पर हम समीकरणों को डिफरेंट भाग में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है x के ऊपर जो नंबर लिखा होता है बच्चा उसको घात कहते हैं। ओके, तो अभी अगर हम घात के आधार पर समीकरण देखें तो आपका क्या होता है, अगर हमारी जो समीकरण की घात 1 है, ठीक है, यहाँ पर हम घात जब बात करते हैं तो सबसे बड़ी घात की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चर की सबसे बड़ी घात की बात करते हैं। जैसे अगर हमारा लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी घात हमारे किसी भी समीकरण में 1 है, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, उसको रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हमारी जो घात है सबसे बड़ी वो क्या है, 2 है। सबसे बड़ी का मतलब होता है बच्चा इससे छोटी आ सकती है, बस इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए। मीन्स अगर हमारा क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 11 बराबर 0,
तो ये इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है ना बच्चा, क्योंकि यहाँ तो 1 है, 1 तो 2 से छोटा ही होता है। तो अगर सबसे बड़ी घात हमारी 2 होती है तो हम इसको क्या कहते हैं बच्चे? इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। अभी हमको ये भी याद रखना है बच्चा, क्योंकि हम समीकरण की बात कर रहे हैं, तो जब भी ये पूछा जाए कि रैखिक समीकरण है कि नहीं, तो हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि बराबर का चिन्ह आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो रैखिक समीकरण का क्या मतलब आ जाएगा कि चर की घात 1 होनी चाहिए और बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण हो जाएगा। अगर नहीं होता है ऐसा तो फिर वो नहीं होगा। ओके, चलिए अभी तीसरे प्रकार क्या होता है बच्चा? तीसरा होता है कि अगर सबसे बड़ी का, सबसे बड़ी मतलब छोटी हो सकती है बट उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो क्या है? 3 है तो हम उसको क्या कहते हैं? त्रिघात समीकरण कहते हैं। तो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमको वैसे वैसे ज्यादा चीजें चेक करनी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं इस ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि रैखिक समीकरण है कि नहीं, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि बराबर का चिन्ह है कि नहीं, तो समीकरण होगा। और दूसरा, अगर x की घात या y की घात जो भी चर है सबसे बड़ी घात उसकी 1 है कि नहीं। ठीक है, तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो बच्चा अगर डेफिनेशन की बात करें रैखिक समीकरण की, तो क्या होती है? जिस समीकरण में, समीकरण का मतलब है जिसमें बराबर आ रहा, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है? 1 होती है, क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। ओके, चलिए यहाँ पर बात करते हैं बच्चे, कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं पहले, फिर हम आगे बात करेंगे। मान लो लिखा हुआ है, यहाँ पर वही बताना है कौन सा रैखिक समीकरण है और कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। चलो अभी यहाँ आपको बताना है इनमें से कौन सा रैखिक समीकरण है और कौन सा नहीं है। क्या है वाला बता दो, ना वाला अपना ही आप पता चल जाएगा। ओके, बाकी बचे 2 चीजें चेक करनी है आपको कि रैखिक है कि नहीं। रैखिक का मतलब सबसे बड़ी पावर 1 होनी चाहिए, और दूसरा में क्या चेक करना है कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए। ओके ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम नहीं बताना है क्या? नहीं नहीं बच्चा, है वाला बताना है कि कौन सा समीकरण रैखिक समीकरण है। ओके, ठीक है बच्चा। ओके, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है। देखो ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर की घात जो है वो 2 है, तो अभी 2 है तो रैखिक नहीं हो सकता ना। रैखिक का मतलब क्या है? सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो भले ही चर की घात 1 है, लेकिन ये तो समीकरण ही नहीं है। तो जब समीकरण ही नहीं है तो आपका समीकरण के प्रकार में इसका नाम कैसे आ सकता है? रैखिक समीकरण कैसे हो सकता है? ठीक है, दूसरी चीज देखो, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, मीन समीकरण है। चर की घात क्या है? 1 है, तो इसका मतलब ये कैसा है? ये रैखिक समीकरण है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर आप एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर चर एक ही आया है। देखो देखो, यहाँ पर x आया तो x ही आया है। ठीक है, यहाँ पर x आया तो x ही आया, मतलब सिर्फ x और x ही आ रहा है, कोई x और y ऐसे नहीं आ रहा। तो बच्चे अगर हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को भी विभिन्न प्रकार में बांटे तो वो क्या हो सकता है? एक चर वाले हो सकते हैं। ठीक है, मतलब रैखिक समीकरण को भी अगर हम 2 भागों में बांटे तो क्या हो सकता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण हो सकते हैं और 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो सकते हैं। अभी इनका क्या मतलब? एक चर मतलब क्या ये होता है कि एक ही बार आना चाहिए या एक ही प्रकार का आना चाहिए? तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। मान लो मैं कहूं आपसे कि नॉर्मली चर हम कौन सा लेते हैं? चर हम वही लेते हैं जो हमारा क्या होता है, 5 सेकेंड। चर का मतलब क्या होता है बच्चे? चर का हम नॉर्मली लेते हैं कि आपका जो चर होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका
एक्स वाई जेड जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26 अलग अलग होते हैं, या कह लो 26 प्रकार के चर हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हम चर की बात करते हैं, एक चर की बात करते हैं, तो मतलब होता है एक ही चर, मतलब एक ही प्रकार का चर आना चाहिए। कितने बार आ रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना बच्चा, कि अगर हम बात कर रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का, तो इसका मतलब होता है कि एक ही चर आना चाहिए। कितनी बार समान चर आ रहा है उससे मतलब नहीं। जैसे हमने यहाँ पर चर के बारे में बताया आपको, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अल्फाबेट्स ले रहे हैं, एबीसीडी ले रहे हैं, तो 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो ये 26 क्या हो जाएंगे, 26 आपके अलग अलग चर हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अक्षर आना चाहिए, कितने भी बार आए, तो वो क्या कहलाता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। और दो चर वाले में क्या होता है बच्चा, कि सिर्फ और सिर्फ क्या आने चाहिए, दो विभिन्न प्रकार के आना चाहिए। जैसे एक्स वाई आ रहा है, ठीक है, या वाई जेड आ रहा है, या फिर ए और बी आ रहा है, दो अलग अलग प्रकार के क्या आने चाहिए, चर आने चाहिए, तभी ही वो क्या कहलाता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या कहा गया है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो अगर मैं लिखूं x + 5 = 9, ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक चर आ रहा है, हाँ, उसकी पावर क्या आ रही है, एक आ रही है। देखो एक चर आना चाहिए, रैखिक का मतलब क्या है, उसकी घात एक आनी चाहिए, और समीकरण का मतलब क्या है, बराबर का चिन्ह आना चाहिए। तो जब भी हमसे ये पूछा जाए कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं, तो हमको कितनी चीजें चेक करनी है, तीन चीजें। क्या, कि एक ही चर आना चाहिए, चर चेक करना है, दूसरा रैखिक मतलब चर की घात चेक करनी है, और तीसरा हमें बराबर का चिन्ह चेक करना है। तो यहाँ देखो बराबर का चिन्ह आ रहा है, समान चर, एक ही चर आ रहा है, और उसकी घात भी एक है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। मान लो अगर मैं इस तरह से लिखूं, ठीक है, अब अगर मैं इस तरह से भी लिखूं तो आप क्या कह सकते हो, इसमें भी चेक कर लेते, बराबर का चिन्ह आ रहा है, एक ही चर आ रहा है, भले ही x दो बार लिखा है, लेकिन है तो x ही ना, तो एक ही चर आ रहा है, और दोनों जगह उसकी घात एक भी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम दो चर वालों की बात करें बच्चे, तो आप क्या कह सकते हो कि हमारा दो चर आने चाहिए, और रैखिक का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों चर की जो घात है वो भी एक आनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिखा 5x + y = 25, तो यहाँ पे देखो बराबर का चिन्ह आ रहा है, समीकरण है, रैखिक है, क्योंकि दोनों एक्स वाई जो आ रहे हैं, दो चर अलग अलग जो चर आ रहे हैं, उनका जो पावर है, उनकी जो घात है वो भी एक ही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। इससे बिल्कुल मतलब नहीं है बच्चा, इस तरह भी आ सकता है कि x आ रहा है और यहाँ पर b आ रहा है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि साथ साथ वाले आ रहे कि नहीं, हमें सिर्फ इतना देखना है, दो विभिन्न प्रकार के चर आने चाहिए, और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों के दोनों की पावर जो है, घात जो है, वो एक होनी चाहिए, और बराबर का चिन्ह होना चाहिए। अगर तीनों चीजें फॉलो कर रही है तो वो एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इतनी बात समझ आए बच्चा, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उनको प्रैक्टिस करें। यहाँ आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण बताना है। फॉर्मूले करना है क्या मैम? नहीं नहीं बच्चा, इसी तरह मतलब नॉर्मली जैसे अभी हम कमेंट में कर रहे थे तो वैसे करें। यस मैम। एक्स से बच्चा ये पहले आप ये वाला कर लो, फिर हम ये दे रहे हैं, ये दो चर वाला है, लेकिन पहले एक चर वाला रैखिक समीकरण में देख लेंगे कि कौन कौन सा है, सब एक एक करके चेक करेंगे
कि कौन सा है। क्या क्या चेक करना है, एक ही चर आना चाहिए, उसकी घात एक आनी चाहिए और बराबर का चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पर दो चर वाला दे रहे हैं, वो भी आप जल्दी से हाँ हाँ वाला आंसर कर दीजिएगा। सब आंसर नहीं करना कि कौन सा है कौन सा नहीं, जो जो है बस वो वाला लिख देंगे। चल, यहाँ पर एबीसीडी वाला इस तरफ का है, उसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण देखना है, और दूसरे साइड वाला जो है एक दो तीन चार वाला, वो दो चर वाला, उसमें आपको दो चर वाला देखना है। ठीक है, किसमें दो चर, दोनों की घात एक और समीकरण मतलब बराबर का चिन्ह आ रहा है। ओके, वेरी गुड। नहीं, फिर से चेक करो। दो चर वाले में हमें क्या देखना है, दो चर अलग अलग आने चाहिए। रैखिक का मतलब दोनों की घात एक आना चाहिए, और समीकरण का मतलब तो आपको पता ही है कि बराबर का चिन्ह आना चाहिए। ओके, चार और पांच क्यों होएगा बच्चा, एक क्यों होएगा? तीन और पांच भी नहीं होएगा। नहीं, एक दो पांच भी नहीं होएगा, मतलब ये नहीं कह रही मैं कि कोई नहीं होगा इसमें से, लेकिन आपका पूरा जो एक दो पांच वाला आंसर है वो करेक्ट है। ओके, अभी ठीक है आपका बच्चा। बाकी बच्चे रीचेक करो जल्दी से, फिर मैं आपको 2 मिनट का टाइम देके बताती हूँ। हाँ, दो और पांच है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है आपको। तीन क्यों होगा बच्चा, तीन में तो एक ही चर आ रहा है, उसमें घात भी दो है, तो तीसरा क्यों होगा? एक क्यों होगा बच्चा, उसमें तीन अलग अलग चर आ रहे हैं, हमें तो दो चर वाला चाहिए ना बच्चे। मैम पोल में करवाना। बच्चा ये अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए हम पोल में नहीं करा रहे। जब अच्छा सा टॉपिक आएगा तो हम फिर पोल में कराएंगे, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है। ये नॉर्मली नहीं पूछते, लेकिन ये जरूरत हमें पड़ती है जब हमें मेन क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए हम अभी पोल में नहीं दे रहे हैं। जब हमें लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, तो हम पोल में कराएंगे। चलिए, अभी देख लेते हैं यहाँ पर कि पहला वाला क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर चर आ रहा है, एक ही चर आ रहा है, घात एक है, बराबर का चिन्ह है, तो ये तो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो घात दो आ रही, तो आगे जाएंगे नहीं, हमें क्या चाहिए, घात चर की एक ही आनी चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो चर आ रहे हैं, हमें एक चर चाहिए था, तो ये अभी आंसर नहीं होगा। देखो, ये तो आपका समीकरण ही नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा। यहाँ देखो, बराबर का चिन्ह आ रहा है, एक ही आ रहा है, भले ही दो बार आ रहा है, इससे मतलब नहीं है, चर तो एक ही है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक ही चर आ रहा है, और दोनों जगह ही पावर इसकी क्या है, एक एक है। तो अगर हमारा एक से ज्यादा बार चर आ रहा है किसी भी समीकरण में, और हमें ये चेक करना है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि दोनों के दोनों तरफ जो पावर होगी वो एक ही होनी चाहिए। तो यहाँ ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो, ये वाले में क्या दिक्कत है बच्चे, इसमें तीन अलग अलग चर है, एक्स वाई जेड अलग अलग अक्षर है, इसका मतलब अलग अलग चर है। हमें कितने चाहिए, दो चर चाहिए थे, और रैखिक का मतलब है दोनों की घात एक चाहिए थी, और समीकरण का मतलब है बराबर का चिन्ह चाहिए था। तो ये तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि इसमें तो क्या है, इसमें तो तीन चर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो, दो चर आ रहे हैं, हाँ, यहाँ पर देखो दोनों की घात एक आ रही है, हाँ, और ये बराबर का चिन्ह आ रहा है। तो बच्चा यहाँ से आप ये भी सीख सकते हो कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस तरफ आ रहा है, दोनों दोनों एक ही साइड आ रहे हैं या दोनों से एक ही साइड नहीं आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। दो चर आ रहे हैं, दोनों की घात एक है और बराबर का चिन्ह है, तो वो क्या होगा, वो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा।
यहाँ क्यों नहीं होगा? यहाँ आपके दो रीजन है, ना तो ये रैखिक है और ना ही दो चर वाला, क्योंकि एक ही चर आ रहा है इसमें और घात भी दो आ रही है। तो इसके तो दो दो रीजन थे जिसके वजह से ये नहीं हो सकता। यहाँ देखो ये तो समीकरण ही नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं लगा। यहाँ आप देख सकते हो दोनों साइड एक्स और वाई आ रहा है और सबकी घात क्या है? एक है, बराबर का चिन्ह है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आंसर कि ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि अगर हमें एक चर वाला या दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना पड़े तो हम किस तरह से उसको बनाते। मान लो आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया, एक कथन दे दिया गया कि ऐसा ऐसा है, बताओ इसकी सहायता से समीकरण कैसे बनेगा। तो अभी हमने समीकरण में क्या देखा बच्चे? समीकरण में हमने देखा कि चर आता है, अचर आता है, संक्रिया आती है। संक्रिया का मतलब समझते हैं ना बच्चा? प्लस माइनस गुणा भाग, और क्या आता है? बराबर का चिन्ह आता है। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि जब भी हमें समीकरण बनाना है तो हमें चर चाहिए होता है, अचर चाहिए होता है, संक्रिया चाहिए होती है और बराबर का चिन्ह चाहिए होता है। अभी देखते हैं हम किस तरह से ये सारी चीजें लाके समीकरण बनाएंगे। तो बच्चे अगर आपसे कहा जाए कि हम समीकरण बना सकते हैं तो ऑफ कोर्स बना सकते हैं। अब यहाँ एक कथन दिया गया है और कहा गया है कि इसको समीकरण में व्यक्त करो। किसमें व्यक्त करो बच्चे? समीकरण में व्यक्त करो। तो देखो क्या कहा गया है, एक संख्या, जो जो कहा जा रहा है वो लिखते हैं। एक संख्या है, संख्या में तीन जोड़, तो संख्या में तीन जोड़ दिया तो कितना बन जाता है? 10 प्राप्त होने का क्या मतलब है कि अगर हम संख्या में तीन जोड़े तो वो किसके बराबर हो जाता है? 10 के बराबर। अभी आपको आंसर नहीं बताना कि कौन सा आंसर होगा, कौन सी संख्या होगा, नहीं, हमको इतना नहीं सोचना, हमको सिर्फ समीकरण बताना है। तो अभी हम क्या कह सकते हैं कि संख्या में तीन जोड़ा। ठीक है, तो संख्या प्लस तीन और वो किसके बराबर हो गया? 10 के, तो वो बराबर 10 हो जाएगा। 10 प्राप्त होने का मतलब है कि जब हमने संख्या में तीन जोड़ा तो हमें 10 मिला। अब यहां से ये समीकरण है, लेकिन हमने समीकरण में क्या देखा था? हमने तो चर अचर देखा था। अब अक्षर ऐसे तो नहीं देखा था कि वर्ड्स आ जाए, संख्या लिखे। ठीक है, 5x क्यों आएगा बच्चा? सिर्फ x आएगा। मैम देखो सही है क्या? हमने ऐसे किया ही है। अच्छा 5 नहीं आएगा, मतलब आपको आंसर नहीं करना बेसिकली, लेकिन आप इसी तरह लिखेंगे, मैं बता दूं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पर चर नहीं आना, तो हम क्या मान लेंगे? माना कि जो संख्या है वो क्या है? x है। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा कि संख्या मतलब x प्लस 3 बराबर 10। आंसर आपको नहीं निकालना कि 7 आंसर होगा कि नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ समीकरण लिखना था। तो अभी ये समीकरण हो गया ना, संख्या जो कि हमने x मानी है उसमें 3 जोड़ा तो वो 10 के बराबर है। तो चाहे कथन कह लो चाहे समीकरण कह लो, वो क्या आ गया? एक ही आ गया। समझ आया बच्चा कैसे करना है? हाँ या ना जल्दी से बता दो। आपको सॉल्व नहीं करना, आपको संख्या नहीं बतानी। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? दिए गए कथन को क्या बचे? ओके ठीक है, चलो अभी हमें एक क्वेश्चन दे रहे हैं वो ट्राई करोगे। दिया गया है किसी संख्या से 7 घटाने पर 15 मिलता है। ठीक है, इसको समीकरण में व्यक्त कर। आपको आंसर नहीं बताना, मैं रिपीट कर रही हूँ। जैसे हमने वहां पर आंसर क्या दिया था? x प्लस 3 बराबर 10। हमने वो संख्या नहीं बताई थी जिसमें 3 जोड़ने से 10 प्राप्त होता है, हमको सिर्फ समीकरण में लिखना है। ओके चलो ट्राई करो, इसका आंसर मैसेज में ही करेंगे। ओके वेरी गुड। हाँ ये भी हम आपको बता देते हैं कि जब हम संख्या मानते तो हम चर मानते ना संख्या के बराबर, तो ऐसा नहीं है कि x मानना, कुछ भी मान। बच्चे 7 था। ठीक है, कोई भी संख्या मान सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके बचा कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके वेरी गुड बच्चे। ठीक है ठीक है बच्चा, बीच में माइनस आएगा 7 से पहले। ओके चलो देख लेते हैं।
तो सीधा सीधा सा यहाँ पर क्या था कि संख्या को हम कोई भी चर मान ले, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी मानना है सब करेक्ट है, ठीक है। अब उस संख्या में से क्या कर रहे हैं, 7 अगर हम घटा रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 15 के, क्योंकि 15 मिल रहा है। अभी संख्या को हमने x माना तो x माइनस 7 बराबर 15 हो जाएगा, a माना तो a माइनस 7 बराबर 15 हो जाएगा, y माना तो y माइनस 7 बराबर 15 हो जाएंगे। सारे के सारे आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। अभी हम अगर देखें तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये वाला जो हमने समीकरण बनाया है वो कैसा समीकरण है, एक चर आ रहा है, चर की घात 1 आ रही है और बराबर का चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ पर जो समीकरण हमने पहले और दूसरे वाले एग्जाम्पल में बनाए थे वो क्या थे, एक चर वाले रैखिक समीकरण थे, ठीक है। क्योंकि एक चर था, चर की घात क्या थी, चर की घात 1 थी और बराबर का चिन्ह आ रहा था, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके समीकरण हो जाएगा एक चर वाला। अभी बात करते हैं क्या हम दो चर वाले रैखिक समीकरण भी बना सकते हैं। तो बच्चा ऑफ कोर्स आंसर इसका भी यस है, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन किस तरह बनाएंगे ये देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि राम के पास कुल सेब और संतरे, दो अलग अलग चीजें है ना बच्चा, सेब अलग है, ठीक है, और संतरा अलग है। यहाँ पर लिख लेते हैं सेब अलग है आपका और संतरे अलग है, दो अलग अलग चीजें। तो जब हम मानेंगे तो दो अलग अलग चर मानेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि सेब और संतरे की जो संख्या है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेब की संख्या प्लस संतरे की संख्या बराबर 6। तो अभी हम क्या कर लेते हैं बच्चा, हम मान लेते हैं। अब देखो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि सेब की संख्या और संतरे की संख्या बराबर ही होगी, अलग अलग भी हो सकती है ना बच्चे। तो हम क्या करेंगे, एक को x मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। आप a भी मान सकते हो, a z मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, जो भी पॉसिबल चर है वो सब मान सकते हो, ठीक है। तो अभी आपका क्या हो जाएगा, हमने x और y माना तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, सेब की संख्या और संतरे की संख्या, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे बच्चे, ये आपके बराबर हो जाएंगे किसके, 6 के, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आया बच्चे, हाँ या ना, जल्दी से आंसर कर देंगे। यस मैम। कैसे करना है, ए और प्लस वाई भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बिल्कुल टोटली डिपेंड आप पे करता है। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर कितने चर थे, दो, एक्स और वाई अलग अलग चर थे, दोनों की घातें क्या थी, एक एक थी और बराबर का चिन्ह था। तो ये जो समीकरण हमने बनाया जहां पर हमें दो चीजों की पता नहीं थी, इसलिए दो चर लिखे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। ओके, चलो अभी मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, उसको ट्राई करेंगे। दिया गया है कि राम के पास कुल पेन और पेंसिल की संख्या 15 है। चलो इसका आंसर करो, क्या आएगा, इसको समीकरण में बताना। ओके, वेरी गुड। ओके बचा 15 था, 16 नहीं था, बट ठीक है आंसर करेक्ट। वेरी गुड, ये अच्छी बात है, तुम लोग अलग अलग चर ट्राई कर रहे हो। वेरी गुड। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करो, फिर हम इसके बाद बात करते हैं समीकरण के हल। चलिए देखते हैं। देखो क्या है, पेन की संख्या और पेंसिल की संख्या। तो पेन प्लस पेंसिल जो है वो कितने हैं, वो 15 है, ठीक है। तो अभी पेन की संख्या को हम कुछ भी चर मान लें,
तो क्या हम XYZ ही मानते हैं जनरली, तो पेन की संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, और पेंसिल की संख्या क्या हो जाएगी, पेंसिल की संख्या हो जाएगी y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पेन की संख्या प्लस पेंसिल की संख्या बराबर 15। ठीक है, ये आप इस तरह से कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने आंसर भी दिया, कोई भी चर मान सकते हो। अच्छा चलिए, अभी अगर मैं बात करूं कि दोनों के पास टोटल तो हमारे पास कितना था, 6 था, तो क्या आप ये बता सकते हो कि कुल सेब की संख्या उसके पास कितनी होगी और संतरे की कितनी होगी, हाँ या ना, मतलब बता सकते हो तो आप ये भी बता देना कि कितनी कितनी होगी, और अगर नहीं बता सकते तो सिर्फ और सिर्फ नो का आंसर है। 6 मैम। क्वेश्चन 6 क्यों बचा, वो तो कुल संख्या है ना। 3 मैम। क्यों, ये तो नहीं लिखा कि बराबर बराबर है, कुल संख्या लिखा है। मान लो अगर मेरे पास 2 पेन होते और 3 पेंसिल होती तब भी 5 होता, और 1 पेन होता और 4 पेंसिल होती तब भी तो 5 ही होता ना बच्चा, उसमें कुल संख्या दी गई है। तो क्या हम बता सकते हैं कि दोनों के पास कितना होगा, पक्का पक्का बता सकते हैं, मतलब गैस नहीं करना कि हम अंदाजे से बता सकते हैं कितना होगा, लेकिन क्या सही सही हम बता सकते हैं कि इतना ही होना चाहिए। ओके, बाकी बच्चे बताओ, क्या हम करेक्ट या एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इतना ही होना चाहिए, क्या बचा, 3 क्यों बचा, मतलब हमसे कहा गया को कुल 6 होनी चाहिए, लेकिन ये कहा गया है कि दोनों दो, हाँ तुम्हारे सब, क्या बचे, 3 सेब की 3 संतरे की। पर क्यों बचे, हमें क्या कहा गया है ये कि प्लस कुल है। संख्या, हाँ मैं रिपीट करती हूँ कि राम के पास सेब और संतरे की संख्या क्या है, 6 है। ठीक है, तो बचा, अगर कुल संख्या दी गई है इसका मतलब है दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ दिया गया है कि दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, नहीं दिया गया ना, कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम 3 और 3 कैसे कह सकते हैं, ये तो गलत है। आप हम ये भी तो कह सकते थे कि दोनों की संख्या 6 है, तो हो सकता है कि सेब की संख्या 1 भी ना हो, सारे सारे संतरे हो, तब भी तो 6 हो रहा है। ठीक है, मान लो हमारे पास सेब की संख्या 1 हो और उसके बाद संतरे की जो संख्या वो 5 हो, तब भी 6 होगा, कुल संख्या दी गई है ना बच्चा में। ठीक है, क्या दिया गया है, कुल संख्या दिया गया है, तो ये भी तो हो सकता है कि सेब 1 हो और संतरे आपके पास कितने हो, 5 हो, और ये भी करेक्ट हो सकता है कि 2 और 4 हो, यार ये भी करेक्ट हो सकता है कि 3 और 3 हो, ठीक, 4 और 2 भी हो सकता है, 5 और 1 भी हो सकता है, 6 और 0 भी हो सकता है, बताओ नहीं हो सकता क्या, जब हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता है कि दोनों की कुल संख्या 6 होनी चाहिए, तो अगर किसी इंसान के पास एक भी सेब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 संतरे, तब भी तो उसके पास कुल सेब और संतरे की संख्या 6 हुई। ओके, अगर दूसरे इंसान के पास 1 सेब है, दूसरा 5 आपके संतरे, तब भी 6 हुआ, या फिर 2 सेब है 4 संतरे, तब भी 6 हुआ। तो क्या हम पक्का पक्का बता सकते थे कि इनमें से कौन सा केस है, नहीं बता सकते ना, पक्का तो नहीं बता सकते, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है 3 और 3 हो सकता है कि 4 और 2 हो, 2 और 4 हो, 1 और 5 हो, 6 और 0, लेकिन हम पक्का नहीं बता सकते। और बच्चे ये जो हम अंदाजा लगाते हैं इस बात का कि इतना इतना हो सकता है, जो हम गैस करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं आपका कि ये आपके समीकरण के हल कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे समीकरण के हल हैं जो कि हमने यहाँ पर बताया कि 1 6 या फिर 1 5 सॉरी 0 6 1 5 2 4 3 3 या फिर 4 2 5 1 और 6 0। ठीक है, इनमें आप देख पा रहे हो सब केसेस में आपकी कुल संख्या कितनी हो रही, 6। तो ये 7 केसेस है बच्चा, 7 परिणाम ऐसे हैं, 7 संभावनाएं ऐसी हैं जिनमें आपका समीकरण सत्य हो सकता है। समझ आ रही है बच्चे हम क्या बात कर रहे हैं, मैम। किसी को इसमें डाउट है, ये जो संभावनाएं होती है ना कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समीकरण का हल कहते हैं। ठीक है, या 2 चर वाला है तो 2 चर वाले समीकरण का हल कहते हैं, और अगर 1 चर वाला होता है तो 1 चर का जो मान हो सकता है उसको हम समीकरण का हल कहते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, जब हमसे पूछा जाए कि बताओ समीकरण, क्या बच्चे, नो मैम, डाउट कौन जी। ओके
तो अगर हमसे पूछा जाता है कि समीकरण के हल कितने हैं, तो हमको ये बताना होता है कि वो संभावनाएं बताओ जिनमें आपका क्या होता है, जिनमें सेब और संतरे की संख्या टोटल 6 हो सकती है। तो यहाँ इस केस में कितना हो सकते थे, 7 परिणाम हो सकते थे। ओके, चलो अभी मैं एक ऐसा सा क्वेश्चन दे रही हूँ, उसमें आपको समीकरण के हल की संख्या बतानी। मान लो मैंने लिखा है कि राम के पास कुल, वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, पेन और पेंसिलों की संख्या 4 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके समीकरण के कितने हल होंगे, समीकरण के कितने हल होंगे और कौन कौन से हल होंगे, ये आपको बताना। चलो ट्राई करो, वही करना है, कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है। बच्चे दो नहीं होएगा, नहीं पोल में नहीं करना अभी, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं ये ऐसे नहीं बताना बच्चे, हमें ये कर, ये तो फिर एक हुआ ना, हमें टोटल हल बताना है। फिर से मैं समझाती हूँ कि समीकरण के हल का मतलब होता है वो सारी संभावनाएं जिससे हमारे कुल जो कुल आ जाए वो कितना हो, 6। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बताना है वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं जिनमें पेन और पेंसिलों की संख्या 4 हो सकती है। ओके, ठीक है, पहले लिख लो ना, सारे एक साथ लिख लो, पहले संख्या बता दो फिर बता देना कि कौन कौन से हल है। पहले संख्या आप बताओ कि कितने हल हो। ओके, ठीक है मैम मेरा। नहीं 7 नहीं हो, हाँ तुम्हारे 2 हल जो तुमने दिए वो करेक्ट है, लेकिन और भी होंगे। हल 7 हो गए मैम सारे। नहीं नहीं 7 क्यों होंगे बच्चा, 7 नहीं होगा, दोबारा देखो। ओके, ये करेक्ट है, और भी होंगे संजय के आईडी से बच्चे, और होंगे इसके। ओके ओके, अच्छा कुल कितने होंगे ये बता दो, जो तुम लोग आंसर करो वो ठीक है, लेकिन कुल कितने होंगे ये आप पहले बताओ। ओके ओके, हाँ ये करेक्ट आंसर। 4 नहीं होंगे बच्चा, 5 होंगे। ये ठीक है मैम। हाँ बच्चा 5 होंगे, देख लेते हैं क्या क्या होगा। या जब भी हमसे कहा जाए कि हमें हल निकालने हैं तो कैसे शुरू किया करो, हमेशा एक का हाँ बच्चे, नहीं 6 भी नहीं होंगे, आंसर 5 ही है बच्चे। देखो किस तरह से करेंगे, जब भी हमें समीकरण के हल निकालना हुआ करे, एक को 0 लेके चलेंगे। अगर हमें एक को 0 ले लिया तो दूसरे की कितनी संख्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, तभी 4 हो सकता है। फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, मान लो x की वैल्यू 1 होती तो यहाँ पर क्या होता, 3 होता। ठीक है, अगर 2 होता तो फिर क्या होता, 2 हो जाता। अगर यहाँ पर 3 होता तो क्या होगा, 1 होगा। और अगर हमारा क्या होगा, अगर हमारा 0 होगा, सॉरी यहाँ पर 4 होगा तो क्या होगा, 0। तो ये 5 हल आपके जो हैं वो क्या कहलाएंगे, समीकरण के हल कहलाएंगे। ठीक है, ये जो हल है, या संख्या होती तो कितना होता, 5 हल होते, 5 सोल्यूशन होते समीकरण के। समझ आया बच्चा, नहीं नहीं बच्चा अभी पोल नहीं करेंगे, अभी छोटी छोटी चीजें आएंगी, ये पहले समझ लेते हैं, फिर हम जब मेन टॉपिक करेंगे तो करेंगे। यहाँ तक समझ आया बच्चा, समीकरण के हल किसे कहते हैं। एक्स, अगर एक समीकरण दिया गया तो उसका मतलब होता है एक्स और वाई की सारी संभावित वैल्यू जो होंगी, वो संभावित हल जो संभावित संख्याएं जो हो सकती हैं वो आपकी क्या कहलाती है, हल कहलाती है। चलिए अभी हम बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है। अभी हमने इतना देखा ना बच्चे कि दो चर क्या होते हैं, अभी हमने देखा रैखिक समीकरण क्या होता है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज ऐड हुई है जो हमारी चैप्टर नंबर 3 का नाम भी है। तो पहले हम इस नाम को समझ लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का मतलब होता है बच्चा 2। क्या मतलब होता है इसका, 2। तो अभी अगर हमें दो चर वाले, आपको क्या दिया जाएगा, एक सेकेंड इसको समझ लेते हैं पहले। अगर हमें दिया जाए दो चर दिए जाए, मतलब एक्स वाई,
वाई जेड ए बी, ठीक है। फिर रैखिक दिया जाए, रैखिक का मतलब है इनका जो चर आ रहा है इनके सारे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 और 1 होने चाहिए। समीकरण दिया जाए जिसका आपका क्या हो जाए, बराबर का चिन्ह दिया जाए, ठीक है। और युग्म का मतलब होता है कि दो समीकरण दिए जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, तो हम उसको कहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। जैसे मैंने कहा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, बचा म्यूट कर लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दो समीकरण दिए गए, हाँ युग्म है, हाँ। यहाँ देखो दो चर आ रहे हैं, हाँ दोनों की एक एक पावर आ रही है, हाँ बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो अभी ऐसे हम क्या कहेंगे, दो चर, हाँ रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है। तो दो समीकरण अगर दिए गए हैं उनमें दोनों समीकरण के जो दो चर होने चाहिए, उसमें जो पावर है वो एक एक होनी चाहिए और बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, दो समीकरण का रैखिक युग्म कहलाता है, ठीक है। रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। अभी हम आपको दो क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसमें 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आपको पहचान के बताना है कि कौन सा दो चर वाला रैखिक समीकरण है और कौन सा नहीं है। और हमेशा याद रखना बच्चा, अगर दो समीकरण में से एक नहीं होगा, नहीं बच्चा पोल में नहीं करेंगे, ये अभी हम सीखेंगे, हम जो आपको पोल में कराएंगे वो हम बता देंगे, ठीक है। हमें ये ध्यान देना है कि दो समीकरणों में से क्या बच्चे, लास्ट में कराना मैम, पोल में। ठीक है चलो यहाँ पर देखो, लास्ट एक और दे रहे हैं, उसका भी ध्यान रखेंगे। चलिए अभी यहाँ पर बताएंगे कि कौन सा दो चर वाला रैखिक समीकरण है का युग्म है। युग्म का मतलब होता है दो समीकरण होने चाहिए, तो ये 3 ही क्वेश्चन है, इसको 6 मत मानिएगा, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा। अगर यहाँ पर हमें क्या चेक करना, हमको दोनों समीकरण को चेक करना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। अगर है तो वो रैखिक समीकरण का युग्म होगा, अगर दोनों में से एक भी नहीं तो वो आपका कभी भी रैखिक समीकरण का युग्म नहीं होगा। ओके ओके, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग, गलत आंसर कर रहे हो। नहीं, बी करेक्ट आंसर नहीं है, नहीं है, सी भी नहीं। अच्छा ऐसे तो फिर मैं सब बता दूंगी। मैम ए। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। हमें क्या चेक करना है, दोनों समीकरण में दो दो चर आने चाहिए, दोनों की पावर एक आनी चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, बराबर का चिन्ह भी होना चाहिए। ओके ओके, एक भी नहीं। नहीं एक है उसमें, अच्छा सॉरी, नहीं है, एक भी नहीं है। चलो देखो, इसका आंसर है कि एक भी नहीं है। क्यों नहीं है, सारे रीजन हम बता देते हैं। पहला वाला रीजन, इसमें देखो, इसमें दो चर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें तो एक ही चर आ रहा है बच्चा, तो ये कैसे हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि दोनों में से अगर एक में भी नहीं आ रहा, ठीक है, अगर दोनों में से एक में भी नहीं आ रहा हो तो वो कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हो सकता, ठीक है, या कह लो रैखिक समीकरण का युग्म नहीं हो सकता। तो पहले वाले में ही आपका क्या है, ये वाला जो समीकरण है वो दो चर वाला है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। ये इसमें भी वही रीजन हो सकता था कि इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ एक चर आ रहा है, लेकिन इसमें एक और कमी है। वो कमी क्या है, मान लो अगर यहाँ पर y होता तब भी ये नो होता, क्यों, क्योंकि ये एक चर के साथ, मतलब ये वाला जो लिखा हुआ था वो एक चर के साथ साथ क्या था, उसका पावर भी 2 था, मीन्स वो कभी भी रैखिक समीकरण था ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर चाहे वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिखा होता तब भी नो था, और अगर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा है तब भी नो है, क्यों, क्योंकि ये रैखिक नहीं है। ओके चलिए अभी यहाँ देखो, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है कि ये समीकरण ही नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ आया कि अगर हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म देखना है तो हमको ये चेक करना पड़ता है कि दो चर आने चाहिए, ठीक है, रैखिक मतलब दोनों में एक एक घात आनी चाहिए,
और दोनों जो आपके क्या हो समीकरण हो, दोनों में ही ये अप्लाई होगा। अगर दोनों में से एक में भी आपका रैखिक समीकरण जो है वो दो चर वाला नहीं है तो वो कभी भी आपका रैखिक समीकरण का युग्म नहीं ही कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आपका देख पा रहे हो, ये आपका क्या नहीं था, ये दो चर वाला नहीं था, ये आपका रैखिक नहीं था, ये आपका क्या नहीं था, समीकरण ही नहीं था। तो इसमें से कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म नहीं है। सी भी आंसर नहीं है बच्चा, सी में तो समीकरण ही नहीं है ना बच्चा, इसीलिए आंसर नहीं। चलिए अभी देखते हैं बच्चा, ये वाला क्वेश्चन हमको पता ही है कि x प्लस वाई बराबर कितना आया था इसमें 6। अभी अगर हमको एक और क्वेश्चन कहा जाए इस तरह से कि राम के पास सेब की संख्या संतरे से 2 ज्यादा, आप इसका समीकरण बना सकते हो क्या? आपको पता है सेब की संख्या हमने क्या ली थी, x ली थी, और संतरे की संख्या क्या ली थी, y। तो क्या आप इसको समीकरण में बता सकते हो क्या आएगा? ट्राई करो कि सेब की संख्या संतरे की संख्या से 2 ज्यादा है, या आप ये कह सकते हो दोनों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। चलो इसको समीकरण बना के दिखाओ, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ट्राई कर लो, नहीं आएगा तो फिर मैं समझाती हूँ। नहीं, ये नहीं होएगा बच्चे, इसमें फिर x कहाँ आएगा? नहीं, ये क्यों आएगा, ज्यादा है ना बच्चा, ये तो कुल हो गया। चलो मैं समझाती हूँ क्या होएगा। अच्छा एक आधा सेकंड और ट्राई कर लो, आधा मिनट और ट्राई कर लो, फिर मैं बताती हूँ। नहीं, 9 कहाँ से आया, 9 तो लिखा ही नहीं है बच्चे कहीं। ओके देखो क्या कहा जा रहा है, दो तरीके से समझ सकते हो। अगर सेब की संख्या संतरे से 2 ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, अगर हम सेब की संख्या में से संतरे की संख्या घटाते तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये वाली बात समझ आई? अगर ऐसा लिखा हुआ है कि सेब की संख्या संतरे की संख्या से 2 ज्यादा है तो आप क्या कह सकते हो कि सेब की संख्या में से अगर हम संतरे की संख्या घटा दें तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यही कहना चाह रहा है ना बच्चा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे कि जो सेब की संख्या है वो संतरे की संख्या से 2 ज्यादा है, मतलब अगर हम संतरे की संख्या में 2 जोड़ेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, सेब की संख्या मिलेगी। हाँ या ना बच्चे? तो दोनों की तरफ से आप कह सकते थे ये इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो दोनों में ही सेम समीकरण बनता। ठीक है, तो चाहे आप पहले तरीके से समझ लो चाहे दूसरे तरीके से, कि ज्यादा का मतलब क्या होता है कि उनका अंतर वो होगा। ठीक है, कि सेब जो है सेब की संख्या में से संतरे की संख्या माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते थे कि सेब की संख्या जो होगी वो क्या होगी, संतरे की संख्या प्लस 2 होगा। ठीक है, तो दोनों से भी आप वैसे भी समझ सकते थे। अभी यहाँ पर देखो दोनों आपका क्या आ गए, 2 अलग अलग समीकरण आ गए। हाँ बच्चा क्या कह रहे हो? देखो यहाँ पर देखो 2 चर आ रहे हैं, दोनों की घात 1 1 है। ओके, और बराबर का चिन्ह लगा है तो इनको हम क्या कहेंगे, ये आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ये आपका क्या है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। यस बच्चा, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं बच्चा, यहाँ तक समझ आया? किसी को कोई डाउट है तो हम एक और, क्या बच्चे नहीं समझ आया? मैं रिपीट करती हूँ, देखो पुराना कोई भी डाउट नहीं है मैम। मुझे नहीं समझ आ रहा बच्चे आप क्या कह रहे हो, एक काम करो मैसेज ध्यान से कर दो। अच्छा डाउट नहीं है ये कह रहे हो, तो किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे। बेसिकली यहाँ पर हमको क्या देखना होता है, बच्चा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो आप फिर मैसेज का यूज करो और उसमें, ठीक है।
अभी भी नहीं आ रही बच्चे। तो हमें यहाँ क्या देखना था, हम ये आपके एग्जाम्पल जो ले रहे थे वो उससे हम ये प्रूव कर रहे थे कि जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करते हैं तो एक और चीज यहाँ पर देखोगे कि जब भी युग्म की, अच्छा होगी बच्चे 1-2 मिनट में, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें कि दोनों के समीकरण में हम जब देखेंगे तो समान चर ही होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि दोनों समीकरण में क्या आ रहा है, XY और XY आ रहा है। तो ये भी स्पेशल बात होती है समीकरण युग्म की कि दोनों समीकरण में क्या आएगा, समान चर ही आएगा। लेकिन अगर अलग अलग चर आ रहा है तो हम उसको समीकरण युग्म नहीं कहते। ओके, इतनी बात समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने दें। ओके यस मैम, मुझे डाउट है। हाँ बच्चे पूछो। दोबारा से